अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हरियाणा के चुनाव ने उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन का पूरी तस्वीर ही बदल दी है। अब जो हरियाणा के परिणाम आए हैं उसका उत्तर प्रदेश की विधानसभा के 10 सीटों के उपचुनाव पर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। बहनों भाइयों, यूपी का जो चुनाव है वो कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 जून के नतीजों के बाद ये पहला बड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश की धरती में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच होने जा रहा है। तो इसके परिणाम पर सबकी नज़र होगी। क्या बीजेपी अपनी हार का बदला लेगी या अपोजिशन अपनी बढ़त को कायम रखेगा? चर्चा आज इसी विषय की। बहनों भाइयों, अब बस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि नवंबर 1 या 2 वीक तक उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो जाएंगे, तो उसकी पूरी संभावना दिख रही है। इस सप्ताह के अंत तक, शनिवार को भी या रविवार तक उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र, झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है। 4 जून से यहाँ 10 सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। अब तक वहाँ चुनाव नहीं हुए थे। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा और कश्मीर के साथ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और अब इस बात की पूरी संभावना है कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश के ये उपचुनाव होंगे। बहनों भाइयों, 10 सीटें हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। इस बार का ये बाई इलेक्शन कई मामलों में एक छोटा मैंडेट है। राज्य सरकार के कामकाज, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़, और अपोजिशन का संविधान, आरक्षण, सरकार के कामकाज, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, भेदभाववाद की तमाम आरोपों को लगाते हुए, जातिगत विद्वेष वाली बात का भी बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन मुद्दों पर जनता किस तरह का जनादेश देती है। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश कुछ मामलों में बहुत ही सौभाग्यशाली प्रांत है। सौभाग्यशाली इस संदर्भ में है कि यहाँ का जो जनादेश होता है उसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ता है। ये कहने के लिए उपचुनाव है। कई राज्यों के तो पूरी सीट के कुछ प्रतिशत उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के बराबर है। छोटे मोटे प्रांत का चुनाव समझ लीजिए असेंबली का, जो यूपी में बाई इलेक्शन का है। भारतीय जनता पार्टी को 4 जून को जो झटका लगा, उत्तर प्रदेश में उनकी हार हुई। अगर ये बाई इलेक्शन भी बीजेपी के हाथ से निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी इस डिफीट को झेल नहीं पाएगी और विपक्ष फिर उसके अंदरूनी किले में घुसने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद का मुकाबला सीधे 27 में है। लिहाजा अपने किले को, अपनी सरकार को और जो भी मैंडेट दिल्ली और लखनऊ के लिए मिला हुआ है उसको बनाए रखना सत्ता पक्ष के लिए चुनौती है। इस बार की चुनौती समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लिए नहीं है, उनके पास खोने को ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार अपनी इज्जत बचाने की जो प्रतिष्ठा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि डे 1 से, जब से चुनाव खत्म हुए थे पार्लियामेंट के, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। एक सीट पर मुख्यमंत्री तक ने अपने कोटे में 2 सीटें अलाट कर रखी हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष, सारे मिनिस्टर्स को जिम्मेदारी दी गई। एक सीट के प्रभारी तक नियुक्त कर दिए गए और प्रत्येक सीट पर खुद मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर कई बार दौरे कराए हैं। सौगात पर सौगात बांटी जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव सौगातों पे नहीं होता। उत्तर प्रदेश का चुनाव कंप्लीटली जाति के आधार पर, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन के आधार पर और पब्लिक सेंटिमेंट्स के हिसाब से होता है। तो इस बार का पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स किसके साथ है? और जो मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में ये बात कही कि इम्पैक्ट ऑफ हरियाणा क्या है, हरियाणा का जो मैंडेट है उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या प्रभाव है? बहनों भाइयों, बहुत बड़ा प्रभाव है। तो क्या है? 2 लेसन है इसके लिए, सबक है। जिन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी डिक्लाइनिंग मोड में है, उन्हें अपनी सोच अब रिवर्स करनी पड़ेगी।
भारतीय जनता पार्टी के झटका खा के डिक्लाइन हुई तो थी, लेकिन उतनी ही रैपिडली वो ऊपर भी चढ़ी है। तो उसको रोकना आसान नहीं है बिना बहुत बड़े रणनीतिक प्रबंधन के। अपोजिशन के लिए क्या सबक है? अति आत्मविश्वास। जो बीजेपी ने जून में झेला है वही अब अपोजिशन झेल रहा है। दूसरा, जमीनी स्तर पर तैयारियों का अभाव, कार्यकर्ताओं की कमी, गुटबाजी और जनता के बीच जाकर मेहनत न करना। सिर्फ जातिगत कॉम्बिनेशन भिड़ाकर वोट हासिल कर लेना, यह विपक्ष को महंगा पड़ने वाला है। शायद सभी सर्वे एग्जिट पोल कह रहे थे जीत गए, हरियाणा में जीत गए। परिणाम आपके सामने है। तो हारी हुई बाजी को जीतना बीजेपी से सीखना चाहिए, और जीतती हुई बाजी को या जीत गई बाजी को किनारे आकर डुबोना, ये कांग्रेस इसके एक्सपर्ट है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तो शायद इसीलिए 24 घंटे भी नहीं बीता और अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला किया। 6 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। मीरापुर भी उन्हीं की सीट है, उन्हीं की पार्टी लड़ेगी। कुंदरकी तो उनके सिटिंग एमएलए क्यों दे देंगे कांग्रेस को, वही लड़ेंगे। संभावनाएं कांग्रेस के लिए महज 2 सीटों पर है, गाजियाबाद और खैर। अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में निगोशिएशन की पोजीशन पे नहीं। अब उसे जो मिलेगा उसी में उसे सब्र करना पड़ेगा। ये बदलाव क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हरियाणा। आज की डिबेट इसी विषय पे, कुछ स्टेटमेंट, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। गठबंधन पे क्या असर पड़ेगा? गठबंधन अपनी जगह है। जो भाजपा के उत्साह का सवाल है, वो जीत गए हैं तो निश्चित तौर पे वो उत्साहित होंगे, लेकिन उनके जीतने में कोई वो एक सकारात्मक जीत नहीं जीते हैं, किसी अपने मुद्दे पे जीत नहीं जीते हैं। जो उनके खिलाफ माहौल था वो कैश नहीं हो पाया वोट के टर्म्स में, वो वोट में तब्दील नहीं हुआ। हरियाणा चुनाव परिणाम से स्पष्ट हो गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती है। ये अफवाह, झूठ या आरक्षण और संविधान को लेकर के जो विपक्ष ने प्रोपेगेंडा फैला रखा था, ये पूरी तरह से धूल-धूसरित हो गया है। और ये उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय पताका लहरा करके फिर स्थापित करने का काम करेगी। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चुनाव का, उपचुनाव पर। उत्तर प्रदेश अपने में ही उसकी अपनी एक अलग विचारधारा है। जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जैसे हमने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, उस तरह का चुनाव जो हम लड़ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे अलग हैं। तो डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे अभी तुरंत ही हरियाणा से लौटे हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। और अरुण राजभर एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता, और अरुण जी के मित्र वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए। तो उमाशंकर पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत क्यों ना आज आपसे कर ली जाए, और आप मुझे बताइए कि हरियाणा की हार का कुछ इम्पैक्ट आपकी पार्टी पर उत्तर प्रदेश में पड़ा? ब्रजेश जी, देखिए, हार जो है हमेशा अनाथ होती है, और हार के कोई एक कारण नहीं होते हैं। हार के तमाम फैक्टर होते हैं, और निश्चित रूप से हार का असर पड़ता है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। अगर हरियाणा में हम जीते होते तो निश्चित रूप से उसका असर पूरे देश पर जाता। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता, और इंडिया गठबंधन में जो हमारे सहयोगी हैं उनका भी मनोबल बढ़ता। लेकिन हरियाणा में हम हारे हैं, तो जम्मू कश्मीर में इंडिया का गठबंधन जीत दर्ज करने में और भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सफल भी रही है। और आपने पूछा कि यूपी में इसका यूपी में किस तरीके का असर पड़ेगा। तो देखिए, यूपी के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं, हरियाणा के मुद्दे अपनी जगह थे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 2 बार की जो सरकार थी, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ लड़ रही थी। हाँ, ये जरूर अच्छा होता कि अगर हम सारे सहयोगी मिलके एक मत होकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया होता, तो निश्चित हरियाणा का हमने तो इंडिया गठबंधन, कह रहे हो? इंडिया गठबंधन, ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए और सपा के लिए?
नहीं, सपा का तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चीज़ों को समझा था और उन्होंने ये बात कही भी थी। तो आपने ये क्यों कहा कि सब लोग मिलकर लड़ते सारी पार्टियां, तो कैसे, किसके लिए कह रहे हो आप? जिसको समझना है ब्रजेश जी नहीं, वो तो समझ रहे गए, हैं। तो आपने उनको सीट क्यों नहीं दी मैं थी? आपके चैनल के माध्यम नहीं, से नहीं, माननीय बताओ, उन्हें अखिलेश सीट क्यों यादव नहीं जी दी थी? को, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनकी जो सही समय पर सही रणनीति और सही सोच है उसका मैं उनको अच्छा, धन्यवाद क्या करता तो इसमें उनको धन्यवाद क्यों दोगे ना? वो चुनाव लड़ने हाँ, आपने एक इसीलिए सीट नहीं, दी। अखिलेश यादव जी ने आप मुझे हरियाणा सवाल क्यों के नहीं पूछने चुनाव दे रहे में, हो? हरियाणा के आप चुनाव मुझे में सवाल क्यों नहीं पूछने दे रहे हो? आपने उनको एक सीट नहीं दी, एक बार भी उनको कहीं रैली प्रचार में नहीं बुलाया। क्या इस बुद्धिमत्ता की आप तारीफ कर रहे हो? देखिए, अखिलेश यादव जी ने हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस किस पार्टी बुद्धिमत्ता का की आपने तारीफ उन्होंने की? समर्थन किया। उन्होंने वहां जाकर चुनाव नहीं लड़ा। मैं इसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनको स्थिति परिस्थिति अच्छा, आप का छोड़िए, पूरा ज्ञान था और वो भारतीय जनता पार्टी को तो रोकने ये के किसके लिए कह लड़ाई रहे हो? फिर ये में किसके हमारे लिए? साथ थे। मिलकर लड़ने की बात किससे कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, जेडीयू तो जम्मू कश्मीर में लड़ने गई थी। नहीं, आपने कहा ना बीजेपी का तो कोई मसला नहीं, आपने कहा ना कि हम सब लोग मिलकर लड़ते, तो किसके लिए कह रहे हो ये बात? बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी और हमारे वोट प्रतिशत और वोट देख लीजिए, ब्रजेश जी 11 सीटों पर हम हारे हैं, 48 उनके हैं, 37 हमारे हैं। महज 0.85% वोट का डिफरेंस है। पांडे जी, लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। ब्रजेश जी सुन आपको लीजिए, पता है आपके उत्तर आप प्रदेश इस बात में को सुन लीजिए। पार्लियामेंट इलेक्शन में आपके वोट प्रतिशत कितने हैं? 10 भी नहीं है आप, लेकिन आपके 6 मेंबर आप पार्लियामेंट हैं। हाँ, ठीक बात है, लेकिन ये आंकड़ा भी तो कुछ कह रहा है ना ब्रजेश जी। कुछ नहीं कह रहा आंकड़ा। 0.85% आप हार गए हैं, आपको सिर झुकाकर हाँ, हमने स्वीकार कर जनादेश लिया। स्वीकार कर हमारे सभी नेताओं अपनी ने गलतियों हार को को मानिए। सहर्ष स्वीकार और किया अब है। आप बताइए, लोकतंत्र आपके लिए सिर्फ 2 सीट छोड़ी गई हैं। लोकतंत्र की इस खूबी को हमने सिर झुका के स्वीकार किया है। हमने जनता के इस जनादेश को बिल्कुल आइए, दंडवत मुद्दे पर होके लौटिए। स्वीकार किया, पांडे लेकिन जी, फैक्ट ये भी है ब्रजेश जी, ये अरे बात छोड़िए, मेरी आने हमारा दीजिए। हरियाणा को ये इधर बात आइए। आने दीजिए। अच्छा, ये बताइए। 0.85% वोट से 1,18,000 वोट से हम केवल पीछे पांडे हैं जी। और हमारे कई साथी वहां पर गए लड़े और उन्होंने जो ये है खुद को जैसे अपने गम को गलत करने का ये ठीक है, आप करते रहो। तो जाहिर सी बात है, ये फाइनली भारतीय जनता पार्टी आप वाइप्ड आउट को हो फायदा चुके हो। पहुंचा है। अब अखिलेश आप- यादव जी को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए मैं फिर धन्यवाद करता हूं, लेकिन दूसरे जो साथी जिनके चाहे ना चाहे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा है, उनको जरूर फिर से सोचने की जरूरत किसको? है। जिन्होंने वोट लिए हैं, किसने? 0.85% वोट से हम पीछे रह गए हैं। 1,18,000 वोट से पीछे रह गए किसको भी- हैं किसकी संख्या बात में, कह रहे हो? और कुछ साथी हमारे 1.79% वोट ले गए आम और आदमी पार्टी को करीब मिला 5 है। ऐसी सीटें थी अच्छा, मैं तो कह रहा हूं, जहां चलो। पर आप अगर वो नाम ना लेने का लड़ते हौसला नहीं ले रहे हो। 1,000, 2,000, पांडे जी, 4,000, 5,000 वोट लेके गए आज और हम इतने दिन चुनाव में आए हो, हारे। लेकिन आज डिबेट के नियम तोड़ रहे हो। मुझे ये बताओ ना, आप सवाल ही नहीं करने दे रहे हो। तो आम आदमी पार्टी को आपने सीटें क्यों नहीं दी? 3 ही सीट तो मांग रहे थे आपसे, आपसे तो वो भी नहीं दिया गया। और यहाँ डिबेट में आके कह रहे हो कि वो सोचते, अरे वो क्यों सोचे? 3 सीट के लायक भी नहीं समझा, देखिए, और आप कंप्लेंट कर रहे हो। जो डिस्कशन था, हेमंत तिवारी ने तो ये बात बहुत पहले कह दी उस थी। डिस्कशन में शामिल था। उन्होंने कितनी सीटें मांगी थी, कितनी सीटें हम दे रहे थे, ये हम भी जानते हैं और आम आदमी ओके। पार्टी भी अच्छा, जानती है। हाँ? कितनी चलो, इन्होंने सीटें नाम ले लिया, देखो। उन्होंने कितनी मुझे सीटों- लेने की जरूरत मैं नहीं मैं पड़ी। उसमें मैं था, ठीक, ले लिया वो नाम। मेरे सामने ठीक। चीजें थी। कितनी सीटें उन्होंने मांगी थी, कितनी सीटें हम दे रहे थे, ओपन स्टेटमेंट था राघव चड्ढा का और संजय सिंह यहाँ का। पे नहीं हो सकती। 3 सीट मांग रहे थे आप। लेकिन हमने कितनी खैर, चलिए, सीटें हम दे अब रहे वो थे, मामला गया। ये तय है। ये उनको भी पता है, ये हमको भी पता है। ओके, अब आपके लिए 6 सीटें तो घोषित कर दी। कुंदरकी, मीरापुर उनकी है, आपके लिए खैर और गाजियाबाद बची है, चाहिए या नहीं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो निश्चित रूप से इस पे चर्चा कर रहा है। कल भी मैं आपकी डिबेट देख रहा था और अविनाश पांडे जी का आपने बयान भी चलाया था, वो भी मैं आपके पब्लिक डोमेन में है। निश्चित रूप से इंडिया का अपना एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो चर्चा करेंगे। कौन सा इंडिया जो हरियाणा में नहीं था, यूपी में है? नहीं, हरियाणा में था। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारा समर्थन किया हरियाणा में। बिना से लड़े? नहीं, लड़ा नहीं उन्होंने, लेकिन और हमारा दूसरे समर्थन वाले तो जो हैं उन्होंने आपके, किया। जिनको सीट नहीं दी, वो तो अकेले गए। नहीं, सीट उनको मिल रही थी। कितनी? वो आम आदमी पार्टी का कोई है नहीं, तो मैं उसको अरे हम सबके बीच बताओ ना, अब नहीं, तो बात उनको हो भी गई। पता है, मैंने कह दिया, हमको भी पता अच्छा, है। चलो अब खत्म कर रहे हैं हरियाणा का। बताओ, 2 सीटें मिलनी हैं, उनमें से भी शायद गाजियाबाद ही मिलेगी। खैर तो मुश्किल है, तो स्वीकार है?
ये माननीय अध्यक्ष जी और माननीय जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अविनाश पांडे जी निश्चित रूप से चर्चा कर रहे होंगे। तो हेमंत जी पूछ रहे हैं कि भाई क्या आपको घुटनों पे ला दिया सपा ने, क्या ये ठीक बात है? नहीं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, तो निश्चित रूप से वो ज्यादा सीटों के हकदार हैं। खैर, मैं उसे आपके- स्वीकार करता हूँ। ठीक बात। मजबूरी है, अब करोगे भी क्या? नहीं, ये सच्चाई है, ये लोकतंत्र 10 की 10 घोषित कर दें अरुण, लोकतंत्र अरुण से की- अरुण अगर 10 की 10 घोषित कर दे तो बेचारे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं लोकतंत्र कर की सकते। ये सच्चाई है, जैसे जो हमारे हम अरुण शायद कुछ नहीं कर स्वीकार सकते रहे हैं, अगर बीजेपी सब सीट घोषित कर दे बेचारे क्या करेंगे? बर्दाश्त करेंगे। ठीक, तो मैं हीरो वाजपेयी जी को बुलाता हूँ। वाजपेयी जी, स्वागत आपका। तो ये बताइए, सपा वाली सीटें तो घोषित हो गई हैं, आपके टिकट क्यों नहीं घोषित हो रहे हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसीजर है, नीचे स्तर पर अपना तय करते हैं, फिर वो नाम ऊपर जाते हैं और फिर केंद्रीय बोर्ड रहता है और वो उन नामों पर मोहर लगाता है। लेकिन ब्रजेश जी, जिस विषय पे आपने डिबेट रखी कि हरियाणा का असर क्या उत्तर प्रदेश से पड़ेगा, मुझे लगता है कि हार और जीत तो खैर चुनाव में चलती रहती, पर एक ही मानस बन गया था कि अब भारतीय जनता पार्टी हार रही है, कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो सकती। और 2 बार की जो सरकार है, देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो पहला बहुमत था उससे भी ज्यादा बहुमत लेकर आई, तो कई मिथक थे वो टूट गए। और जहां तक अभी हमारे पांडे जी कह रहे थे कि अखिलेश जी ने बुद्धिमत्ता दिखाई, तो कांग्रेस भी यहां बुद्धिमत्ता दिखाते, 10 की 10 उन्हें ही लड़ने दे, क्या जरूरत है? बीच में गठबंधन बना है, बना रहेगा बुद्धिमत्तापूर्ण। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के और एक नैरेटिव पूरे देश में जो सेट किया, पहले सेट किया कि साहब मोदी हटाओ, कांग्रेस कभी जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी चुनाव, मोदी हटाओ। और ये भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ये अपने अपने हितों के लिए अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय दलों को ही तो खाकर कांग्रेस बढ़ती है और कांग्रेस को खाकर ही क्षेत्रीय दल बढ़े। तो ये आपस में जब मामला आएगा तब ये एक नहीं होंगे। और वही देखिए, अरे सर, हमने तो देखा है आपने जेजेपी का क्या हाल किया हरियाणा में। है राजनीति खत्म हो गई, वो तो कुछ और काम धंधे में लगने जा रहे हैं उनके परिवार के लोग। हैं? नहीं तो देखिए, ठीक बात है। लगना ही चाहिए। जो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा को लेकर सरकार बनती है और अगर उसमें सहयोगी दल आते हैं तो उन सहयोगी दलों को अंत तक साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने हितों के लिए अलग अलग तरह से काम होना चाहिए। उन्हें लगता था कि शायद सरकार नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अपना अपना रास्ता चुना और उनके अपने रास्ते जाने पे भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बना दिया वहां। तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है। मानना यह चाहिए कि हम प्रदेश के विकास के लिए साथ आए थे और ओके, अभी आप पैरवी कर रहे थे कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सारी सीटें सपा को लड़ने के लिए दे दें, तो आप बड़ी पैरवी कर रहे हैं कांग्रेस की। तो मैं अरुण राजभर की तरफ से पैरवी कर रहा हूं, उन्हें कितनी सीट दे रहे हो लड़ने के लिए? निर्णय किया, वो बड़ी बुद्धि नहीं, मैं उस बात पर नहीं कह रहा कि क्या करेंगे, वो तो वो तय करेंगे। मुझे लगता है बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय कांग्रेस का यही हो सकता है उत्तर प्रदेश में कि 10 की 10 सीटें सपा घोषित कर दे। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता कब दिखाएंगे? कब हमारे दोस्त अरुण राजभर को, हेमंत जी के मित्र संजय निषाद को और अनिल दुबे वाली पार्टी को, राष्ट्रीय लोकदल को सीटें कब देंगे? जी, जब वो घोषित होगी तो आप हम लोग उस विषय पे डिबेट करेंगे। अभी तो ये सब प्रश्न उठ ही नहीं रहा है कि कौन कहां इतना तो कह सकते हो कि हाँ विचार करेंगे, एक एक कुछ मिल सकता है इन लोगों को, इतना तो कह ही सकते हो, आश्वासन तो दे सकते हो। क्या चीज? आश्वासन तो दे सकते हो ना। राजनीति तो केवल इसी पर चलती है कि एक दूसरे के साथ लगातार वार्ता हो और राजनीति में कोई एक प्रतिपादित सिद्धांत होता नहीं। जहां जैसे जैसे जिसको सूट करेगा राजनीति में सीटें आएंगी। हमें समाजवादी पार्टी का ये मिथक तोड़ना है जो लोकसभा में जीत के बाद उन्होंने बहम बनाया था, आरक्षण और संविधान, उसको तोड़ना है। हमें 10 की 10 सीटें जीतनी है। हमारे सहयोगी दल भी उसी में हमारे साथ है। जो जहां जीत सकता होगा वो वहां लड़ेगा और आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम 10 की 10 सीटें जीतने की योजना बना रहे हैं और उसमें सफल भी होंगे। दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो ये तय है कि आप कांग्रेस को 1 सीट दे रहे हैं? ब्रजेश जी, आज दुर्गाष्टमी है, आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज हमारे श्रद्धेय नेताजी की पुण्यतिथि भी है, उनको मैं सत नमन करता हूं। और देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद किया, मैं इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। किस लिए? नहीं, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कहा कि इन्होंने कहा चुनाव न लड़के
प्रचार में न जाके आपने देखिए, बुद्धिमानी की। देखिए, ये एक तरीके का उन्होंने आप पर व्यंग किया और आप धन्यवाद दे रहे हो। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि कांड देखिए, किया उन्होंने आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना काम किया। ये सही है कि अगर साथ में मिलकर करके, जैसा कि उमा शंकर भाई ने कहा कि अगर हम लोग साथ में मिलकर के लड़ते और इंडिया गठबंधन अरे वो आपके लिए नहीं कहा, वो आप पार्टी के लिए कहा उन्होंने। नहीं, देखिए ऐसा है कि वहां पे समाजवादी पार्टी का भी एक जनाधार है। समाजवादी पार्टी को भी अगर कुछ सीटें मिलती, समाजवादी पार्टी भी अगर हरियाणा में गठबंधन, हरियाणा में आपका क्या है? निश्चित रूप से हरियाणा में वहां पर जो अहिरवाल बेल्ट है वहां पे समाजवादी दीपेंद्र हुड्डा के आपने बयान नहीं सुना? दीपेंद्र हुड्डा जी का जो बयान दिया उसका परिणाम भी आपको दिख रहा है। जो बयान था उसका परिणाम भी दिख रहा है कि 8 अक्टूबर को क्या परिणाम आया। तो आप होते तो कुछ और रिजल्ट बिल्कुल होता। अरे कैसी, बिल्कुल होता ब्रजेश जी। अरे मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल होता। और आप वहां पर अपना ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट आप ये तो वहां पे रहे हैं, ये सही कह रहे उमा हैं। शंकर भाई रहे हैं वहां पे, ये बता देंगे। जो वहां पे अहिरवाल बेल्ट है वहां पे जो 11 सीटें हैं, 11 में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, वो बता देंगे समाजवादी पार्टी का। पांडे जी का तो हमारे सन्निपात हो गया। नहीं, बात सन्निपात की नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्साह में उत्साहित हो रही है, लेकिन अभी ये समझ नहीं पा रहे भारतीय 4 जून को जो रिजल्ट आया था उसके बाद ये आईसीयू में चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी, ये बताओ, और अब आईसीयू से ये वार्ड में सवाल घुमाओ नहीं, ये बताओ पांडे जी को कितनी सीट दी जाए? कहाँ पे? या यूपी में? यूपी में देखिए हमने 6 सीटें तो, और ऐसा नहीं कि 6 सीटें आप लोग जिस तरीके से चला रहे हो कि वहां का परिणाम आने के बाद अरे ये पहले से सब चीज तय थी, लेकिन चूंकि परिणाम आने वाला था इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसको रोक रखा था, अनाउंस नहीं किया था। 8 तारीख को आप क्या पत्रकारों को पागल उगल समझते हो क्या? नहीं, कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है और ऐसे ही चला देते हैं। इससे आप बिल्कुल नहीं, अरे इधर रिजल्ट घोषित हुआ और सुबेरे कांड हो गया, उससे आप कैसी बात कर रहे हैं? उससे आप बिल्कुल, कांड कौन सा हो गया? अभी तो 4 सीटें अभी बची। तो बताओ हमारे पांडे जी को कितनी सीट मिल रही है? अभी तो मैं तो इनकी तरफ से अब ये तो आदरणीय पांडे जी बताएंगे कि हमने अगर वहां पे त्याग किया तो ये यहाँ पे त्याग करने को तैयार है या नहीं। ओहो, हीरो वाजपेयी वाली लाइन ले रहे हो? वो तो बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं। तो आप चाहते हो बुद्धिमत्ता करें? उनके अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है आज इस चैनल पे कह करके जाए। अभी आप अपनी बताओ, आप चाहते हो कि जो बुद्धिमानी आपने हरियाणा में, हमने नहीं कुछ कहा ब्रजेश जी, वो तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा। उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता, हम तो कहते हैं कि भाई हम इसकी बात नहीं कर हाँ, तो आप नहीं लड़के वहां बुद्धिमत्ता की। लेकिन अगर भाजपा को रोकना है और इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करती है तो हम समझते हैं, जैसे हमने त्याग किया कांग्रेस पार्टी भी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा दिल है। क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है ये तो मैं उमा शंकर पांडे को देख के समझ पा रहा हूँ। एक हार क्या क्या नहीं कहलवा लेती है। खैर, हम सबकी सिंपैथी इनके साथ, हीरो वाजपेयी की भी सिंपैथी। आधा सेकंड बस सवाल लूंगा। अरे बस भी करिए। नहीं ना, हीरो भाई जो है बार बार बुद्धिमत्ता वो नहीं कहे, ये इनकी भाषा है। वो बार बार उमा शंकर की उन्होंने पकड़ा, दूसरे की चिंता बहुत कर रहे हैं, अपने इंडिया गठबंधन की चिंता कब करेंगे? बुद्धिमत्ता का परिचय कब देंगे? तो पैरवी की हीरो वाजपेयी ने। अरुण राजभर जी आज बैठे हुए हैं, आपकी पैरवी की और कहा कि कांग्रेस 10 आपको दे। अच्छा, मैं क्या अरुण राजभर जी की पैरवी कर रहा हूँ? हमारे पुराने साथी ने, आज भी हमारे दोस्त हैं। अगर मैं इनकी पैरवी कर रहा हूँ तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? वो हमारी चिंता कर रहे हैं। आपका बस चले तो आप अरुण राजभर का झोला छीन लो। क्यों छीन लें? हम तो चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना, इन सब मुद्दों पे हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद। मैं अरुण राजभर को इनवाइट करता हूँ, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। राजभर जी, स्वागत आपका। तो ये हरियाणा का परिणाम आया, तब से मैं देख रहा हूँ आप लोग भी सन्नाटे में हो। बीजेपी से एक भी सीट मांगने की स्थिति में अब तो आप लोग नहीं रह गए, बहुत दबाव बना दिया आप पर। देखिए विजय जी, हरियाणा का जो जनादेश आया है उस जनादेश ने झूठ की गुत्थी का जो है ताला बंद कर दिया। ये बराबर लेकर के चल रहे थे कि नहीं, मैं तो पूरा देश पर मैंने कब्जा कर लिया तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जनता ने वहां विकास की गारंटी को मोहर लगा दिया और उसी मोहर से जो हरियाणा से संदेश आया, आपस में आंख तक मिलाने को तैयार नहीं थे। बेचारे चले गए कश्मीर लड़ने के लिए, हमारे रंजन साहब चले गए कश्मीर में, 100 वोट, 50 वोट, 150 वोट, 200 वोट पाए वहां जाकर। वहां गठबंधन धर्म निभा रहे थे। आम आदमी तो एक सीट जीत करके भी आ गई, हरियाणा में वहां देना भी नहीं चाह रहे थे। खैर, वो उनका मसला है, वो किसको क्या दे रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश का जो मसला है 10 सीटों का, हमने खैर विधानसभा सीट पर भी कार्यक्रम चलाया, हमने करहल पर भी कार्यक्रम चलाया, हमने कटेहरी पर भी कार्यक्रम, मझवा पर, पूरे जिन जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं हम उस सीटों पर कार्यक्रम चला रहे हैं। और हमारे अभी 7 तारीख को आपको पता होगा कि महिला सम्मेलन हमने कटेहरी विधानसभा में किया, जिसमें 10,000 की संख्या महिलाएं जुटी थी
और हर वर्ग के लोग जुट करके यह संदेश दे रहे हैं कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विचारधारा लेके चल रहे हैं, गरीब कमजोरों को साहस देने के लिए, उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए, उसी पर लोग मोहर लगा रहे हैं। सच्चाई यह है कि हरियाणा की जनता ने इस बात को समझा कि जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने 20 साल तक लगातार अपमान झेला, उनके साथ धोखा हुआ, छल हुआ, और वो वहां सैनी साहब ने उसका करामात दिखाया। वहां दूसरा विकल्प हुआ, वहां अति पिछड़े, अति दलित, जो जाट वर्ग था, उससे नाराज होकर के वो बड़े पैमाने पर आप मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश में इसका क्या इम्पैक्ट है और आप लोग क्या एक भी सीट के हकदार हैं बीजेपी से मांगने के यूपी में? देखिए, अगर हकदारी की बात करेंगे तो हर राजनीतिक दल अपने हक की बात करते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी अपने हक की बात कर रही है, लेकिन वो सीटें चाहे वो कटहरी की हो, चाहे मचवा की हो, वो पूर्वांचल के हिस्से की चुनाव, और वो सीटें, उसमें संजय निषाद जी चुनाव लड़े हैं, उनके खाते में वो सीटें रही है। अब वो उनके हिस्सेदारी में वो मांग रहे हैं, अगर उनको मिलेगा हम उनको जिताने का काम करेंगे। हम 200 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी को आपकी कोई स्पेसिफिक मांग तो नहीं है? आप तो ऐसा लग रहा है फ्लैटली सरेंडर हो बीजेपी के सामने। नहीं, बिल्कुल सरेंडर नहीं है, हम तो वहाँ कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारा तो बताओ कौन सी ऐसी सीट है जहाँ एक सीट आप लड़ सको? एक सीट पर बताओ जहाँ सपा से मुकाबला कर सको आप। हमें लड़ना नहीं, हमें जिताना। अच्छा, हम कार्यकर्ता सभी लोग मिल करके पूरे उत्तर प्रदेश के 10 सीट जो चुनाव हो रहे हैं उस पर जिताने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और लगातार हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उन विधानसभा सीटों पर भी देखे होंगे कि आदरणीय स्वतंत्र पटेल जी कटहरी में गए, खैर में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो गए, वहां तमाम हमारे जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत शुक्रिया आपका, लोग आ रहे हैं और कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अरुण जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी जी जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। पहला ये कि हरियाणा के परिणाम का उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या जिस तरह के परिणाम आए हैं अब सहयोगी दलों के हाथ कुछ खास लगने वाला नहीं है, बीजेपी जीत के आई है और समाजवादी पार्टी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है? देखिए, फ़र्क तो पड़ेगा। फ़र्क तो एक मॉरल का पड़ेगा और एक माहौल का पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको हरियाणा में हराया कहा जा रहा था, हारा माना जा रहा था, उसने अपने जो उसका भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, खुसूसियत है, माइक्रो मैनेजमेंट, वो किया। एक तो उत्तर प्रदेश में 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वह उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कमाऊ पूत माना जाता रहा है कि मतलब दूसरे राज्यों की जो कमी होगी उसकी भरपाई यूपी से होगी, वो मिथक टूटा खाली इसलिए कि कॉस्ट कॉम्बिनेशन का जो खेल था उसमें थोड़ा सा कमज़ोर पड़े। लेकिन हरियाणा में इन्होंने अपने कौशल से यह स्थापित कर दिया कि ये चुके नहीं हैं, बल्कि इनका प्रबंधन, ख़ास तौर से जाति प्रबंधन मजबूत है। आप 2 बातें देखिए, एक तो गैर जाट बिरादरियों को बहुत योजनाबद्ध तरीके से पकड़ना, ये प्रबंधन। दूसरे, आपने ध्यान दिया होगा, चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, वही एक लाइन ध्यान रखिएगा जो आने वाले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की पुनश्च बहुत महत्वपूर्ण लाइन होने वाली है कि बटोगे तो कटोगे। आपने समझा होगा, इस पर आप चर्चा भी कर चुके हैं। यह पंक्ति भी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। 10 सीटों को बाई इलेक्शन में भी, 10 सीटों को बाई इलेक्शन से किसी सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2027 के चुनावों के पहले माहौल बनाने का बहुत महत्वपूर्ण असर इन परिणामों का होगा। अब मैं उत्तर प्रदेश का संदर्भ में आपसे समझना चाहता हूं कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने एग्रेसिवली पॉलिटिकल मूव लेते हुए 6 सीटें घोषित की। कुंदरकी, मीरापुर वो देने से रहे, उनकी अपनी सीट हैं, तो कांग्रेस के पास विकल्प बहुत सीमित बचते हैं। हेमंत जी, ये मैं कहना चाहता हूँ। बात बिल्कुल सही आपकी है, यही बात इस वक्त जो है सियासी फिजाओं में तैर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो परिस्थितियां हैं और पिछले दिनों जिन परिस्थितियों में ख़राब सेहत वाली कांग्रेस को
एकदम से थोड़ा सा अच्छा ऑक्सीजन मिला है जिस साथ के नाते, उस साथ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इनको 2 सीटें मिलेंगी, मिल सकती हैं, मिल सकते हैं क्या, मिलेंगी ही, गाज़ियाबाद और खैर की। जी खैर में आपने देखा होगा पिछले दिनों वो अलका लांबा आई थी, उन्होंने बीएसपी से बहुत अच्छा वोट पाए हुए जो मैडम कौन है केन, उनको ज्वाइन कराया था। तो कांग्रेस का वहाँ दावा भी ठीक बन जाएगा। और गाज़ियाबाद में हालांकि आखिरी चुनाव कांग्रेस वहाँ 2002 में जीती थी, लेकिन उसके बाद वहाँ अब शहरी सीट है, अच्छे समाजवादी chances पार्टी रहते हैं, तो इनको 2 सीटों लड़ने को के लिए दे रही है कि करेंगे। एक्सपेरिमेंट कर लो। गाजियाबाद सीट वैसे भी डॉली शर्मा को दी थी कांग्रेस वालों को। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई विवाद होने की स्थिति नहीं है और दोनों में से कोई विवाद करने की स्थिति में नहीं है। हाँ, आप देखिए, जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ बोलते हैं कि ये अखिलेश वखलेश कौन है, आपने देखा होगा, वो दृश्य याद आ जाएगा जब सीट बंटवारे की बात होती है। तो उसके बावजूद अजय राय ने कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, उसके बावजूद एक ज़रूरत का समझौता था जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में करना पड़ेगा। और अभी ये जो सीट बांटेंगे, देखिए ब्रजेश जी, इसका बात तो एक उधर भी है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, लगभग दोनों चुनाव साथ एक ही साथ होंगे। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी की जो सीटें मिलनी है वो कांग्रेस की कीमत मिलनी है, तो अभी वहाँ का भी मसला है। वहाँ तो कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ने एक बहुत शार्ट में रिप्लाई चाहिए, क्या अखिलेश यादव को कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव में इग्नोर किया? मुझे लगता है बिल्कुल इग्नोर किया। कम से कम अखिलेश यादव को ले जाना चाहिए था जहां यादवों की इतनी बड़ी संख्या, या तो फिर हो सकता है राहुल गांधी या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप अखिलेश यादव को यादवों को नेता न मानती हो। अरे 11 में से अहिरवाल के इलाके में 10 सीटें बीजेपी जीत गई। यूपी के यादव तो सब बीजेपी को वोट देते नहीं, हरियाणा वालों ने और मध्य प्रदेश वालों ने भर भर कर दिया। नहीं, देखिए, हरियाणा में यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। बीरेन जी भी आ गए हैं। जी शुक्रिया। मैं दूसरे चरण के लिए, मेरे पास आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल हैं राजभर और निषाद और तमाम और मुद्दों पर भी निषाद पार्टी के। वीरेन जी भी आ गए हैं। वीरेन जी, मैं देख रहा हूं कि कल से समाजवादी पार्टी ने बहुत पॉलिटिकली एग्रेसिवली मूव करना शुरू किया है। जैसे 6 सीटें वो घोषित हो गई। आज कोई बता रहा था कि कुंदरकी और मीरापुर भी उनके प्रत्याशी अनाउंस हैं एक तरह से। ऐसे में खैर और गाज़ियाबाद छोड़ तो कांग्रेस के पास कुछ बचता नहीं, और बीजेपी भी मुझे लगता नहीं कि अपने सहयोगियों को कुछ देने के मूड में है। देखिए, ये जो हरियाणा का चुनाव परिणाम है, इसका असर उत्तर प्रदेश में आ चुका है। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव इसी महीने के आखिरी तक संभावित हैं, और स्वाभाविक है कि जो भाजपा आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा हताश और निराश हो गई थी, उसको एक नई ताकत मिल गई है। ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 का जो सेमीफाइनल है, उसको, उसके साथ साथ इस देश में योगी की एक जो प्रतिष्ठा है और योगी की जो ताकत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, उसकी भी एक, कहा जाए तो उसकी स्थापित करेंगे। उसको एक परीक्षा होगी उसकी। देखिए, ये चुनाव हरियाणा की तरह तो नहीं है, लेकिन जब मनोबल बढ़ जाता है तो फिर उसकी चर्चा जरूरी है। हरियाणा के बजाय उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला यहाँ कांग्रेस से नहीं, अखिलेश यादव से है। वो एक बड़े जनाधार की पार्टी है और नेता हैं। तो ओबीसी का खास तौर से जो पीडीए का उनका एक नारा है, और 6 सीटों में जो उन्होंने टोटल सारे उम्मीदवार पीडीए के दिए हैं, उतनी आसानी से सेंधमारी नहीं हो पाएगी जो हरियाणा में भाजपा के हाथ लगी है। इतना खिलाफत होने के बावजूद, इतना विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद कांग्रेस नहीं जीत पाई भाजपा से हरियाणा में, तो अब का हलवा बना के दीजिए, तब खाएगी कांग्रेस, या कांग्रेस को खाली भाग्य के भरोसे बैठी हुई है कि जब कभी बीजेपी बूढ़ी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब हम आएंगे। आज उमाशंकर पांडे ने कहा कि हार अनाथ होती है। बात सही है, लेकिन अगर एक पिता अपने बच्चों को पहचानने से इनकार कर दे तो वो भी अनाथ माने जाते हैं। और जिस
बच्चे के परिवारीजन हो लेकिन नाम पता ना मालूम हो, वो भी लावारिस में दर्ज होता है। तो ये हालत कांग्रेस ने खुद बनाई है। केजरीवाल और अखिलेश यादव दो बड़े फैक्टर थे उनके साथ ये बातचीत कर सकते थे जहां पर वो चूक गए। अब ब्रजेश जी, यूपी में सारी स्थितियां वैसी नहीं हैं, लेकिन लड़ाई ये तय है कि यहाँ पर भाजपा और सपा के बीच होगी। कांग्रेस कहीं ज़्यादा नहीं रहेगी। कांग्रेस लोकसभा वाला दिन अपना न समझे, वो दिन आए और चले गए जब पसीना गुलाब था। अब वो लोकसभा की बात थी, वहाँ मुसलमानों का डर दिखाकर सपा से काफ़ी सीटें कांग्रेस को मिल गई थी। अब यहाँ वो जान रहे हैं कि यहाँ पर विधानसभा में ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ कांग्रेस के सलाहकारों को ये देखना होगा कि देखिए, बेसिकली कांग्रेस में दो धड़े काम करते हैं। एक धड़ा ये कहता है कि सपा बड़े भाई की तरह पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसको ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। दूसरा धड़ा कहता है नहीं, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और ये क्षेत्रीय पार्टी हैं, इनके साथ बराबरी से ऊपर की बातचीत होनी चाहिए। वही दूसरा धड़ा कांग्रेस का नुकसान करता है। वही सलाहकार कांग्रेस को आज देश में लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अपनी हकीकत न देखकर जानकर बड़बोलापन दिखाना, बड़ी बड़ी बातें करने से चुनाव नहीं जीता जाएगा। अभी जो है स्थिति, उस पर आपको काम करना होगा। ब्रजेश जी, ये चुनाव योगी के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि 6 महीना में मात्र खट्टर 9 साल थे, उनको हटा दिया भाजपा ने, और 6 महीना में सैनी को जो है, नायब सिंह को दोबारा चीफ मिनिस्टर बन के जीत के आगे सीएम भी बन जाएंगे। योगी एक करिश्माई नेता हैं। इस बार भाजपा ने उनको 10 सीट पर प्रत्याशी चयन की भी जिम्मेदारी दी है। सरकार भी है। उपचुनाव सरकार के चुनाव माने जाते हैं। जो प्रेम से मानना माने, वो लाठी से भी मनाया जाता है उसको। संसाधन खूब है, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के लिए पुलिस और तंत्र भी चुनाव लड़ता है। तो इतना सब के बाद आज भाजपा की स्थिति, अगर गाजियाबाद जो शहरी इलाका है, अगर आप उसको छोड़ दीजिए तो भाजपा एक तरफा कहाँ जीतेगी, अभी वो इस स्थिति में नहीं है। आपने जो संकेत दिए हैं दीपक रंजन और उमा शंकर पांडे ने, वो नोट कर लिया है कि इनको क्या क्या सामना करना पड़ेगा। देखिए, आज अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन जारी रहेगा, तो उनका गठबंधन जारी रहेगा। ये थोड़ी बहुत तलखी आई है, लेकिन भाजपा के लिए चुनौती है कि हम इस 10 में से 8 सीट कम से कम जीतें, तब ये यूपी में जो लोकसभा की हार का वो ठीक से बदला ले पाएंगे। जी बीरेन जी। लेकिन करहाल अब कैसे जीतेंगे, ये कटेहरी कैसे जीतेंगे? मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद को बिना हराए अयोध्या का बदला पूरा नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें भाजपा के लिए अभी इतनी आसान नहीं है। अभी उनके लिए राहें बहुत कठिन है। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस डाउनफॉल पे है, और डाउनफॉल उसको अपनी वजह से हुआ है। उसको इस पर विचार करना होगा। जी बीरेन जी। कि कमलनाथ हैं, हुड्डा हैं, दिग्विजय हैं, ये जब परिणाम नहीं दे पा रहे हैं तो इन पर कार्रवाई करके बाहर करो, नए नेताओं को आगे लाओ, क्योंकि इनकी सलाह किसी लायक है नहीं। उल्टे ये केजरीवाल को, अखिलेश यादव को, सबको नाराज करते चल रहे हैं। तो भाई गठबंधन में कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा ना कि आगे चीज़ें, जो आज बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बना था, एक एंटी बीजेपी कॉन्फिडेंस आया था विपक्ष में, वो तो खत्म कर दिया इन लोगों ने। जी बीरेन जी। मोदी का भाषण देखिए आप, वो फिर पुराने टाइट ढर्रे पर हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरी शक्ति के साथ जो है काम करेगी सरकार। तो ये तो साफ आ गई बात। फिलहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि ब्रजेश जी, कांग्रेस के ऊपर आज ये शेर है, सुनिएगा कि मेरी मजलूमियत पर
खून पत्थर से निकलता है, मगर दुनिया समझती है कि मेरे सर से निकलता है, और हमें बच्चों का मुस्तकबिल लिए फिरता है सड़कों पर, नहीं तो गर्मियों की धूप में कोई घर से निकलता है। और ये सच है कि चारपाई सांप से महफूज रखती है, मगर जब वक्त आ जाए तो छप्पर से निकलता है। सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अभी हरियाणा से लौटे हैं। पांडे जी, तो जो अभी चर्चा चल रही थी, जैसा वीरेंद्र जी और हेमंत जी कह रहे थे, तो किसने डुबाया आपकी पार्टी को? आपके अपने लोगों ने, सलाहकारों ने, या फिर जनता ने आपको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया? देखिए, जहाँ तक रिजेक्शन की बात है ब्रजेश जी, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने आपको बताया कि 37 सीटें हमें मिली हैं और महज 0.85% वोट का डिफरेंस है, 1,18,000 वोट का। तो जनता ने हमको रिजेक्ट नहीं किया। हार का कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है ब्रजेश जी, हार के तमाम फैक्टर होते हैं। आज दिल्ली में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बैठक की है, समीक्षा की है, और आगे एक कमेटी बनाकर हार का व्यापक समीक्षा पार्टी करने जा रही है। और मुझे लगता है कि तमाम जो फैक्टर रहे होंगे हार के, वो उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। मैं वीरेंद्र जी को सुन रहा था, मुसलमानों को या किसी भी जाति को कोई भी पार्टी डर दिखाकर वोट हासिल नहीं कर सकती। जब जनता किसी के पक्ष में मुड़ती है तो उसका माहौल बनता है और दूसरी जातियां या दूसरे समुदाय उससे अपने आप जुड़ते जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी लोकसभा चुनावों को लेके, उसका एक माहौल बना था और लोग राहुल गांधी जी में एक नेतृत्व क्षमता देख रहे थे। और इस बात को कांग्रेस भी समझ रही थी, इस बात को हमारे अन्य सहयोगी दल भी समझ रहे थे, और इसीलिए एक प्लेटफॉर्म पर पूरे हिंदुस्तान में तमाम दल आए थे और साथ मिलकर चुनाव लड़ा और लोकतंत्र को बचाने का एक बड़ा काम इस इंडिया अलायंस ने करके दिखाया। दूसरी बात, मैं वीरेंद्र जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो है हम ज़्यादा सीटें अपेक्षा रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के साथ जो हमारा अलायंस हुआ उसमें हमें 80 में 17 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी उन 17 सीटों पर लड़ी, 5 पर हम दूसरे नंबर पे रहे, 6 सीटें हम जीत कर आए। इसके बाद 2017 में जो हमारा अलायंस हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ, 105 सीटें हमको और समाजवादी पार्टी निगोशिएशन कैपेसिटी खत्म हो गई है और हम उस पर चुनाव लड़े। अब आपकी निगोशिएशन कैपेसिटी खत्म हो गई है। लोकतंत्र में और गठबंधन धर्म में ब्रजेश जी ये नहीं होता। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी किसी का बेहतर माहौल रहता है, कभी उससे थोड़ा कमतर दूसरे का रहता है, लेकिन जो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हैं वो इन स्थितियों और परिस्थितियों से बाकायदे वाकिफ होते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं और उसका सल्यूशन निकालते हैं। मेन लक्ष्य हमारा भी, समाजवादी पार्टी का भी एक है कि जो लोग नफरत की दुकान सजा के बैठे हैं, जो बंटो कटो जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको रोकना अखिलेश यादव जी का भी लक्ष्य है और राहुल गांधी जी का। दुकान की रक्षा भी तो करोगे कि ऐसा थोड़ी कि दुकान का सामान लुटवा दोगे कि अरुण राजभर आए और डाला भर के आपका दुकान का सामान लेके चले जाएं। वो तो हो रहा है ब्रजेश जी, सब साथ में, तभी हम साथ में हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना कि जेडीयू उनके साथ बिहार में गठबंधन में। ब्रजेश जी, लास्ट पॉइंट, जेडीयू बिहार में गठबंधन है, रहने दो, नहीं तो भी कश्मीर चलेंगे। वो जम्मू कश्मीर में क्यों लड़ने गए? अरुण राजभर ने 4 सीटों पर दावेदारी कर दी, कितना देंगे? संजय निषाद को क्या देने वाले हैं? अपनी फिक्र करो, छोड़ो, अपना दल को क्या सीटें अनुप्रिया पटेल को देने जा रहे हैं, वो बता के जाए ना। 10 सीटों में तीनों सहयोगियों को कितना दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मैं हीरो वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूँ। वाजपेयी जी, आप कांग्रेस को तो सीधी लड़ाई में रोक लेते हो, हरा भी लेते हो, लेकिन समाजवादी पार्टी आपके लिए एक दीवा स्वप्न है उनको रोकना, वो भी तब जब अभी परिणाम ऐसे आए हों। आपके पास कोई ठोस और कारगर रणनीति तो यूपी में दिख नहीं रही मुझे, है तो आप बताओ। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ऐसा कहना मेरे ख्याल से 2012 के बाद हमने उनको 2 बार रोका, लोकसभा में रोका, और 2024 में मैं कह रहा था ना पहले ही कि काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, सरकार आए ना आए मोदी को हटाना है।
कोई सरकार बनाना नहीं चाहता था। लोगों का एकमात्र उद्देश्य था मोदी को हटाना। इसमें कई चीज़ें, कई आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे, और होता है। देखिए, जो बातें मार्केट में आती हैं, चर्चा होती है, कई बार लोगों को लगने भी लगता है। वो भ्रम और माया जाल टूटा, जातियों का जाल जो बनाया था वो टूटा। और इस चुनाव ने देखिए बहुत लोगों को आईना दिखाया है। जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अब सब जगह जाने वाली है, कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो सकती। हरियाणा जैसी, जहां जब पहली बार आए थे तो पहली बार आए थे, दूसरी बार आए, हमें भी सहयोगी दल के साथ सरकार चलानी थी, हमने चलाई। और उतनी झंझटवातों के बाद अगर सरकार चली, और हमने लास्ट में कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, नए मुख्यमंत्री को दिया, उसके बाद तो लोगों ने माना ये सरकार जा ही रही है। लेकिन आप ये मानते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री नंबर 1 थे मनोहर लाल जी, करप्शन पे कोई चार्ज नहीं था, नो खर्ची नो पर्ची वाले मुख्यमंत्री थे। तो बदला क्यों था फिर? अगर वो इतने अच्छे थे तो ये बदला क्यों था उनको? 10 साल कंटिन्यू करते। और यही मैं आपको फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी वो चेहरा हैं जिनके नाम पर तीसरी बार भी जब हम चुनाव लड़ेंगे 27 सर, आज तो आपने दो अर्थी बात कर दी सर, सरकार बनाएंगे। और आज आपने दो अर्थी बात कर दी सर। रही बात है 10 सीटों की, नहीं मैं दो अर्थ बात करते नहीं, मैं तो सीधी बात करता हूं। आप भी सीधी करते हैं, मैं यूपी वाली बात तो पूछे ही नहीं। आप मुझसे सीधा आपने कहा सवाल नहीं पूछिए, मैं यूपी में सीधी जवाब। कंटिन्यू, यूपी के तो सवाल ही नहीं था सर आपसे। नहीं, मैंने आपने पूछा ना कि क्या हो रहा है, तो मैंने कहा यूपी में भी जो उपचुनाव हो रहा है योगी जी के, उसमें 2027 में भी मैं आपको बता दूं तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। थैंक यू सर। मैं दीपक रंजन जी को आमंत्रित करता हूं। चेहरों पे, नेतृत्व पे, नेतृत्व काम करता और एक ईमानदार चेहरा होना चाहिए, एक प्रशासक चेहरा होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए। थैंक यू सर, शुक्रिया। दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश और हरियाणा का बदला ले रही है कांग्रेस से। देखिए ब्रजेश जी, हरियाणा का चुनाव जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ, और उसके बाद हम लोग इंडिया गठबंधन अलायंस में हम लोग ने चुनाव लड़ा लोकसभा का। तो इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई किसी का बदला ले रहा है, कहीं का बदला ले रहा है। अभी हमारे सुभाषपा के प्रवक्ता जी बता रहे थे, हमारी इतनी चिंता कर रहे थे हमको कितना वोट मिला, कितना वोट नहीं मिला। अरे इतनी चिंता अपने अलायंस पार्टीज की भी कर लो, पता कर लो आपकी जेडीयू को वहाँ पे कितना वोट मिला आपको। तो आपके अलायंस पार्टी, आपके अलायंस पार्टनर है, यहाँ पर भी सरकार में, केंद्र में भी सरकार में है आरएलडी, उनको कितना वोट मिला। इतनी चिंता, आप उनकी चिंता करो जो आपके एनडीए गठबंधन। इनसे कोई बदला ले रहे हो पांडे जी से? इनसे सफेद कुर्ता कहाँ, कौन सा बदला ले लिया हमने? तो क्यों 6 सीट घोषित कर दी, इनको हलो भी नहीं किया? कहाँ नहीं हेलो किया? तो क्यों? इनके प्रदेश अरे प्रभारी का कल बयान था, हेमंत जी कह रहे थे कि अविनाश पांडे ने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं था। अरे अभी तो 4 सीटें बची हुई हैं, हम तो बार बार हम ये कह रहे हैं। कौन सी दोगे? अच्छा चलो नाम बताओ, बात खत्म हो। अरे तो बात त्याग की हो रही है ना, हम तो बार बार कह रहे हैं कि और कौन सा त्याग चाहते हो? क्या गर्दन काटने? और ब्रजेश एक चीज और मैं, कौन सा त्याग चाहते हो कांग्रेस से? जो हमने त्याग किया हरियाणा में, और एक एक सेकंड रुको रुको रुको, क्या हमने जो त्याग किया हरियाणा में? ठीक है, जवाब मिल गया। बात नहीं, एक चीज मिल गया जवाब। थैंक यू। एक ना एक चीज में और, अरे अब क्या ना एक चीज में और तो हाँ कि उपचुनाव जो है, ये बाई इलेक्शन का उपचुनाव जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव के साथ ही होगा। अरुण, महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव। समाजवादी पार्टी कांग्रेस की कुर्बानी मांग रही है यूपी में, और बीजेपी आपकी कुर्बानी मांग रही है। तो आप और पांडे जी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, बकरीद आ रही है। इन्होंने तो पांडे जी को स्पष्ट बता दिया कि आपका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, कोई संगठन नहीं है। जैसा कि हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब चिरकुट चिल्लर लोग हैं, इनका कोई वजूद नहीं है यहाँ। तो वो तो अब ये समझाएंगे यहाँ। अब इनका विषय है कि ये बेचारे जबरदस्ती गठबंधन कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती गठबंधन में आए, और इनके नेता परेशान है इस बात से कि आखिर हम गठबंधन में है कि नहीं है। अब ये हालत है कि राजभर की पार्टी आपका मजाक बना रही है। एक सेकंड रुक जाओ पांडे जी रुक जाओ, पांडे जी बोलने दो, पांडे जी रुको। समाजवादी पार्टी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ हम खड़े, और यहाँ विकास की राजनीति हो रही है। यहाँ हम 25 योजनाएं हर गांव में देने जा रहे हैं पंचायती राज विभाग से,
जीरो यही पॉवर्टी कहते योजना रहेंगे, का मिलेगा कुछ 25 नहीं, योजनाएं नहीं सीधे मिलने गांव वाली। में पंचायत भवन पर मिलेगा। अरे हीरो जो वाजपेयी अब ने तक कह किसी दिया ना पार्टी कि ने नहीं देंगे। किया है, वो एनडीए सरकार हीरो वाजपेयी ने कहा नहीं कि इनको कुछ करने नहीं जा रहे मिलेगा। हैं। तो वो फिर हम भी विकास कुर्बानी को के तैयार है एजेंडे ना। पर, विकास के उनके रास्ते तो पर हम टीका काम लग कर रहे गया हैं। है। 4 सीटें इन्होंने गिना दी अरुण नहीं, राजभर एक सेकंड रुको, मिलेगी आप क्यों 54 चिल्लाए हो? हम तो 10 पांडे जी सीट रुक जाओ। जीतने की बात कर रहे हैं। 10 सीटों पर जो हमारी सरकार अरुण, काम क्या कर रही है, आप उस कुर्बानी सांसद- के लिए तैयार हो? नहीं, देखिए, हम तो एनडीए के साथ खड़े हैं। हम तो कुर्बानी दे ही रहे हैं कि हम 10 सीट जीतेंगे। जीतने के लिए कुर्बानी कुर्बानी दे- देंगे। हमारे लिए 10 सीट जीतने चलो, कुर्बानी दो में और कुर्बानी करी क्या तैयार। सकते हैं? सुबह उपचुनाव 4 की बजे बकरीद जो आ रही है, जाके ये दो दंडवत होते तैयार हैं, कर भी क्या हैं, सकते इनको हैं? टीका लगाया जाए। हमारे साथ हेमंत तिवारी जी मौजूद हैं। तो हेमंत जी, जैसा कि मैं डिबेट के प्रथम चरण में भी समझ रहा था, हमें लगता है कि इन लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। सियासत कुर्बानी का बहुत बड़ा केंद्र है यहाँ तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि जिनको वास्तव में, जिन दलों को अपनी हैसियत का खुद का अंदाज़ा नहीं होता, आकलन नहीं होता, उनके दावे बड़े होते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उनको कहीं न कहीं सिमटना पड़ता है। लेकिन मेरा अपना मानना है, जिस विषय पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, जी, कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में ऐसी कोई स्थिति आने वाली नहीं है। कारण आपने खुद स्पष्ट कर दिया, और उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हरियाणा के परिणामों का भी नहीं है। भाई, कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस ठीक है 40 साल पहले थी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस कोई नेता बता दे, खैर मुझको आखिरी बार कितना वोट मिला था, पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कितना वोट मिला था, ये बात राहुल गांधी को भी पता है, कांग्रेस नेतृत्व को पता है, और अखिलेश यादव को पता है कि पिछले चुनाव में इनके क्या परफॉर्मेंसेस रहे हैं। आप 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से इसको तुलना नहीं कर सकते, ताज़ा मामला है। इसलिए चाहे तो आप इसको मान लें कि कुर्बानी दे रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव ने कुर्बानी दी। हालांकि मैं फिर एक बात, इसको दोबारा ये बात उठा रहा हूँ, बहुत तलखी है, क्योंकि कांग्रेस दीपक रंजन नेतृत्व को सामान्यतः ऐसी पता बात नहीं बोलते क्यों। नहीं है। इन्होंने 2 बार आपके सामने रिपीट किया कि जो कुर्बानी हमने हरियाणा में दी, वही कुर्बानी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में करे। लेकिन इससे कुर्बानी साफ दी। बयान अब और अच्छा, क्या हो सुनिए सकता है? सुनिए ब्रजेश जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न इस डिबेट का, एक प्रश्न इस डिबेट का बहुत बड़ा है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। उन्होंने कुर्बानी दी अखिलेश यादव ने, और शायद जब जातिवादी राजनीति का बोलबाला है, सारे दल जातिवाद से ग्रसित हैं, ऐसे में मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य है कि कांग्रेस नेतृत्व और खास तौर से अखिलेश यादव के दोस्त राहुल गांधी को पता नहीं है क्यों लगा कि अखिलेश यादव खाली उत्तर प्रदेश में ही यादवों के नेता हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया। भाई, कुर्बानी दी तो आइए संपूर्ण कुर्बानी दीजिए ना, आइए हमारे साथ यहाँ प्रचार करिए, हमको मजबूत करिए। ओके। या फिर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट अब चूंकि इतनी बातें हो गई है कुर्बानी की, राजनीति में तो अक्सर क्या ऐसा होता है। कुर्बानी के ठिये पे बैठने को तैयार हैं सिर झुकाकर उमाशंकर पांडे? क्योंकि अब बलिदान का वक्त आ गया है। पांडे जी, सबको आपका बलिदान चाहिए। देखिए, राजनीति में कुर्बानी का क्या अर्थ है, वो सब अपने अपने फायदे के हिसाब से उसका अर्थ लगाते हैं। हमारा तो इतना है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, माननीय अखिलेश यादव जी सब बैठेंगे, चर्चा कर लेंगे। नहीं बैठेंगे। 10 सीटें हैं, 6 सीटें बैठना उन्होंने होता तो डिक्लेयर बैठ की जाते। हैं। निश्चित रूप से इस पे चर्चा चल रही है और सार्थक ये क्या परिणाम बोल रहे हैं? आएगा, गठबंधन नहीं, एक लड़ेगा, बात बताओ। भाजपा हारेगी। दीपक रंजन क्या बोले हैं? आप खुद ही बोल दो। दीपक मुझे जी कहलवाओ ने मत। भी अपनी बात कह दी, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, चर्चा उन्होंने चल कहा रही है। जो हरियाणा में कुर्बानी हमने दी, उमाशंकर वो कुर्बानी यूपी में दें। दीपक जी और हम दोनों पार्टी के प्रवक्ता हैं, वार्ता शीर्ष नेतृत्व में चल रही यहाँ है आते हैं और वो डिबेट में ना, तो करके पूछ कर आते हैं नहीं कि नहीं, देखिए बिल्कुल क्या पूछ बोलना के, है। बिल्कुल पूछ के तो वो दीपक भी अपनी जानते बात हैं, हम टाल भी नहीं जानते रहे हैं। हैं। आप कुर्बानी के लिए सीधा सा तैयार हो? लाइन है ब्रजेश जी, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया, गठबंधन चलेगा, कांग्रेस पार्टी भी इसी लाइन पर है, लेकिन आपकी गठबंधन कुर्बानी देनी चलेगा। पड़ेगी। और कुर्बानी जैसी कोई राजनीति में एक ऐसी शब्दावली है कि वो स्थिति परिस्थिति अच्छा चलो, समय कुर्बानी के हिसाब कैंसिल से करो, चलती रहती है। बलिदान तो दोगे? बलिदान और कुर्बानी सब एक शब्द है, ये सब समझते हैं, धन्यवाद। ये शब्दावलियां हैं, इसका कोई जमीन पर अर्थ नहीं होता। अच्छा, त्याग कर दें। त्याग। अच्छा चलो, त्याग कर दो। चलो त्याग। उंगली कटा लो, चलो। नहीं, ये चुनाव देखिए, कुछ तो काटोगे ना। देखो एक चीज है, ऐसा है, कटेगा कुछ जरूर आपका। बाई इलेक्शन चीजें क्या कटेगा वो समाजवादी हेमंत पार्टी तिवारी ने बताएं। झुक के हमें लगता स्वीकार है कर विजय दिया। जी, बाई इलेक्शन कटेगा जरूर स्वीकार आपका। कर दिया। बाई इलेक्शन जो है महाराष्ट्र के चुनाव के साथ ही होना है, जो मुझे लगता है। मतलब वहां सीट दोगे तो यहाँ पाओगे। अब आप उसको खुद हाँ, ही मैं पर्सन समझ पर गया। निकाल ठीक दीजिए। बात। नमस्कार, लेकिन- धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आपका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।